हेलो स्टूडेंट, आज आपके पास मैं यही अख्तर कुछ न्यूमेरिकल्स करने के मूड में आया। जो टास्क है वो न्यूमेरिकल्स का है। इस न्यूमेरिकल्स के ज़रिए आपको जो पॉइंट्स, जो टॉपिक्स थ्योरेटिकल टॉपिक्स के फॉर्म में एक्सप्लेन किए गए थे अर्लियर क्लासेस में, उसको मैं यहाँ पर अप्लाई करते हुए दिखलाऊंगा कि हाउ कैन बी दे यूटिलाइज्ड टू सोल्व न्यूमेरिकल्स। इससे आपको अपने अंदर असेसमेंट और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को अप करने में मदद मिलेगी। तो लिखिए न्यूमेरिकल नंबर 1। पहला, द फॉलोइंग डेटा वाज obtained for the dependence of the magnitude of electric field with distance from a reference point O within the charge distribution in the shaded region। ये क्वेश्चन है जो इस फिगर पे डायग्राम पे बेस्ड है। इसमें ये इतना पोर्शन जो आप देख रहे हैं यही शेडेड है और इसी में ये पॉइंट O है। अब इस शेडेड रीजन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ये हमारे लिए नोन नहीं है। अब इसमें पॉइंट्स लिया गया है A, B, C और इसमें भी पॉइंट लिया गया है A डैश, B डैश, C डैश। जिन लाइंस पर पॉइंट्स A, B, C और A डैश, B डैश, C डैश लिए गए हैं वो दोनों लाइन अलोंग एक्सिस और y एक्सिस हैं। ठीक है, ये x एक्सिस के अलोंग है और ये y एक्सिस के अलोंग है। अब कुछ पॉइंट्स जो लिए गए हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को मेजर किया गया है। देख रहे हैं हमने ये टेबल बना हुआ है। तो पॉइंट, फील्ड पॉइंट A, B, C, A डैश, B डैश, C डैश और जो पॉइंट लिए गए हैं उन पॉइंट्स पर जो मैग्नीट्यूड आया है फील्ड का, है ना, साइन के साथ नहीं, प्लस माइनस के साथ नहीं। प्लस माइनस का साइन अगर देते हैं तो उसके किस लिए देते हैं, वो ये दिखलाने के लिए देते हैं कि फील्ड अवे है या टुवर्ड्स है ना। इसलिए उस डायरेक्शन को छोड़ दीजिए और फिर सिर्फ फोकस कीजिए मैग्नीट्यूड पर। तो ये मैग्नीट्यूड है, पॉइंट A पर मैग्नीट्यूड E है, पॉइंट B पर मैग्नीट्यूड E का 1/8 पार्ट है, C पर E का 1/27 पार्ट है। उसी तरह से A डैश, B डैश, C डैश पर भी जो आया है वो यहाँ A पर जो आया है वो उसका हाफ है। तो यहाँ पर ये लिख लीजिए E का हाफ। ठीक है, यस, तो A का हाफ है। अब उसके बाद यहाँ पर B डैश पर जो लिया गया है वो E का 1/16 पार्ट है और C डैश पर जो लिया गया है E का 1/54 पार्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड जस्टिफाई। आपने कुछ देखा है इसमें, जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया है ये शेडेड रीजन में, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पहचानने के लिए कह रहा है। पहचानिए कि किस तरह का वो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, और जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को। बस यूं ही अंदाजा अभी नहीं करना है ना। आपको अगर अंदाजा से अगर काम निकल जा रहा है तो फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए पॉइंट्स आउट कीजिए। ठीक है, सोचिए, तब तक देखते हैं। और दूसरा पॉइंट है, इफ द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पोटेंशियल इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हैज ए वैल्यू v एट पॉइंट A पर यहाँ पर पोटेंशियल दिया गया, मेजर किया गया है, कितना v। ठीक है, तो अब वही A डैश पर आपको निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल वैल्यू एट द पॉइंट A डैश। A डैश यहाँ है, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ द क्लियर क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, मामला यह है कि जो कुछ भी हमने सीखा है वो इसमें अप्लाई कहाँ पर हो रहा है और कौन सा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब इसे मैं इरेज करूं। चलिए, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर इरेज करता हूं। ये पहला पॉइंट जो आपने पढ़ा है, आइडेंटिफाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद जस्टिफिकेशन, है ना। जस्टिफिकेशन के साथ आपको ये पहचानना है। इस
शेडेड रीजन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। मैं कुछ सोच रहा हूं कि पॉइंट ए पर फील्ड दिया है E और पॉइंट बी पर दिया है उसका 1/8 और सी पर दिया है उसका 1/27। क्या मैं 1/8 को 1/2 का पावर 3 कर सकता हूं और 1/27 को 1/3 का पावर 3 कर सकता हूं? यस, अगर कर सकता हूं तब तो ठीक है। तो फिर ए पर जो पॉइंट दिया है E, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम 1/1 ही रहने देते हैं। तो 1/1 रहने देते हैं तो 1/1 पे पावर 3 कर सकते हैं। यस, तो ये एक हिंट है हमारे लिए, ये पैटर्न हमारे लिए एक हिंट है कि पहचान जाइए कि ऐसा टर्म, ऐसा फॉर्म किस टॉपिक में आता है। पढ़ाया आपने? यस, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको कुछ याद आ रहा है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो टर्म था, है ना, वो उसमें k टाइम्स ट्वाइस p बाई आर क्यूब ये नहीं, और फिर ये अगर एक्सियल एट एक्सियल पॉइंट्स, ठीक है, ये एक्सियल पॉइंट्स पर था, और E इक्वल टू k टाइम्स p बाय आर क्यूब ये था एट इक्वेटोरियल पॉइंट्स, है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट्स इस पर था। तो ये अभी हमने इस पर नहीं गौर किया है, लेकिन इतना तो हमें ये ए बी सी पर जो फील्ड आ रहा है मैग्नीट्यूड में, वो हमें इतना तो हिंट कर दे रहा है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस शेडेड रीजन में चार्ज का, वो जरूर ही डाइपोल की तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो जो यहाँ पर दिखलाया गया है सेंटर पर हम मान सकते हैं, और इसके राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड डाइपोल का जो चार्जेस होगा वो होगा। ठीक है, तो इस रीजन के साथ हमारा ये जस्टिफिकेशन भी हो जा रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो नाउ वी राइट एज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन द फील्ड E at the points A, B, C is due to the field of electric dipole है ना, एज रीजन क्यों, सिंस एज E इक्वल टू k पॉइंट, है ना, k टाइम्स ट्वाइस p बाई आर क्यूब एट एक्सियल पॉइंट्स, ठीक है, और E इक्वल टू k p बाई आर क्यूब एट इक्वेटोरियल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमें हिंट कर दे रहा है। Therefore, अब इसे से मैं मिटाऊं, therefore, so the charge distribution is of electric dipole, चलिए इसको हमें देखने के बाद इस पे भी आप देख ले सकते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश पर जो फील्ड है वो हाफ ई और ई का 1/16 और ई का 1/54 ये है। तो आप तो जानते हैं, यहाँ पर देख ही रहे हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड जो आ रहा है वो एक्सियल पॉइंट पर आने वाले फील्ड का हाफ है, क्योंकि यहाँ पर p का मल्टीप्लाई कौन है 2, यहाँ पर p का मल्टीप्लाई है वही
नहीं, तो 1 अंडरस्टूड है, तो जितना ये है उसका ये डबल है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि जितना ये है उसका हाफ है, और हाफ है इसीलिए यहाँ पर लिखा है ई का हाफ, और यहाँ पर जो आया था उसका हाफ बी डैश पर, और जो सी पर आया था उसका हाफ सी डैश पर। ठीक है, तो ये सभी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए इसमें अब कोई डाउट नहीं रह जाता है कि जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल का ही होगा। आंसर पार्ट 1 का आंसर हो गया ये। अब पार्ट 2 क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। If the potential due to this charge distribution has a value V at the point A, find the potential value at the point A dash. तो अब इसे मैं इंग्लिश कर दूं, आप लिख रहे हैं अभी, बहुत जल्दी ही नहीं लिखते हैं आप, राइट, लिख लिया, ठीक ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, ओके, यस 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 यस, पोटेंशियल पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पार्ट 2 लिख लेंगे, ठीक है, और यहां पर पार्ट 1 का आंसर, ठीक है, एज the electric potential due to an electric dipole V equal to K times P cos theta by R square, ये है, ठीक। तो अब इसमें अब तो ये क्लियर हो ही गया कि डायपोल है ही था, ये है ना, डायपोल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखे हुए है ही है। तो अब ये भी देख रहे हैं कि y एक्सिस के अलॉन्ग है, ये देख रहे हैं कि x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो x एक्सिस के लिए थीटा का वैल्यू इसमें क्या लेंगे, 0, और y एक्सिस के लिए इसमें थीटा के लिए वैल्यू क्या लेंगे, 90 डिग्री। तो अब 90 डिग्री जब लेंगे तब ना हमें a डैश पर कितना पोटेंशियल होगा हमें मिलेगा, a पर कितना पोटेंशियल होगा ये तो हमें पाने के लिए थीटा 0 लेना पड़ेगा। तो अब लिखिएगा फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री a इज एक काम कीजिए, फॉर a थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड फॉर a डैश इक्वल, फॉर a डैश थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर इसको भी इरेज कर देते हैं, अब तो लिख ही चुके हैं सब लोग, ठीक, यस। तो देयरफॉर VA डैश इक्वल टू K रख लीजिए, P रख लीजिए, cos 90 डिग्री कर लीजिए, और बाय R स्क्वायर कितना आ जाएगा, ड्यू टू cos 90 डिग्री इट इज 0, तो जब ये 0 है तो इसका होल वैल्यू भी 0। तो ये पार्ट 2 का भी आंसर हो गया, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन ही कंप्लीट आंसर हो गया। देखा आपने, कॉन्सेप्ट अगर मिल जाता है तो हाउ इजीली वी कैन आंसर, हाउ इजीली वी कैन सोल्व, और कितना कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, यस। तो अब आप भी इस तरह से कोई ना कोई न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तब तक मैं दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूं, न्यूमेरिकल नंबर 2, लिखिए लिखिए, डू फास्ट, जल्दी लिखिए, ठीक, चलिए, अगर आपने लिख लिया है तो मैं स्टार्ट करता हूं, प्रोसीड करता हूं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें फिगर तो हमें इसी पर एक्सप्लेन करना है, ये फिगर हो गया 2, ठीक है, यहाँ पर फिगर दे देता है हम 2, फिगर 2। सॉल्यूशन, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, तो है तो स्क्वायर ही ना, एबीसीडी स्क्वायर है, और इसके सेंटर इसको मैं मिटा दूंगा अभी, ठीक है, यहाँ पर भी मैं इसको मिटा देता हूँ और लिख देता हूँ y यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, तो यहाँ से इसको मिलाइए और यहाँ से इसको मिलाइए, ओके, ठीक, तो सेंटर आपका आ गया ये, और मान लीजिए सेंटर O है, ठीक है। तो अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड क्या होगा, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है,
तो इसलिए इसका फील्ड का डायरेक्शन होगा डायगोनली ओसी की तरफ, ठीक है। और इस चार्ज जो निगेटिव है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, निगेटिव है ना तो अपनी तरफ लाएगा, है ना। फील्ड लाइंस इंटर द नेगेटिव चार्ज, ये नहीं पढ़े थे। तो ये भी फील्ड उसी तरफ होगा, तो दो फील्ड आपका इस लाइन के लॉन्ग हो गया ओवर। अब आइए इस बी के बारे में सोचते हैं। बी पर जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, और डी पे जो चार्ज है नेगेटिव उस पे उसकी वजह से जो यहाँ पर फील्ड बनेगा वो भी इसी डायरेक्शन में बनेगा, है ना। क्योंकि नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस उसी तरफ जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस आगे भेजेगा, तो अलोंग ओडी हो जाएगा। तो दो फील्ड आपके पास आया ओसी के अलोंग, और दो फील्ड आया आपके पास ओडी के अलोंग, है ना। तो अब इस पॉइंट पर दो फील्ड अगर हैं तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। अब हम वेक्टर प्रॉपर्टी को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। तो पहले हम अलग अलग दोनों फील्ड का वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और तब हम वेक्टर प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक फील्ड at O due to the charges at A and D, A and D कितना हो जाएगा, इक्वल टू K टाइम्स Q बाय OA का स्क्वायर, है ना, OA का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर आप करेंगे, लिखेंगे तो OA तो डायगोनल है, डायगोनल का हाफ है OA, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं K टाइम्स Q, और K टाइम्स Q, और डायगोनल के लिए आप AC का हाफ स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ये यानी कि 2 to 4 K Q बाई AC स्क्वायर। ओके, चलिए तो AC को मान लीजिए D, तो 4 टाइम्स K Q बाई D स्क्वायर, है ना, वेयर AC इक्वल टू D से मान लिया जाए, तो 4K Q बाई D स्क्वायर हुआ। किसकी वजह से, दोनों ही चार्ज की वजह से। तो इसलिए आप लिख सकते हैं EA इक्वल टू ED इक्वल टू 4 टाइम्स KQ बाय D स्क्वायर। दोनों का वैल्यू उसी है, दोनों का वैल्यू उतना ही है और उसी तरफ है, ठीक है। तो इसी तरह से आप B और D पर कहीं कुछ गलत हो रहा है, हाँ यस, यहाँ पर जो लिखा है मैंने वो A और D लिख दिया है ना, नहीं होना चाहिए। हमने काम किया है C पर जो चार्ज है उसके लिए, तो यहाँ पर C लिखेंगे, ठीक है, यस। तो यहाँ पर C लिखेंगे, तो यहाँ भी C लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब सही हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटाऊं, इरेज करूं, चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, यस यस यस, ठीक है। तो अब जैसे इसको मैंने फाइंड आउट किया है वैसे ही हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइकवाइज EB इक्वल टू ED इक्वल टू 4 टाइम्स K Q स्क्वायर Q बाई D स्क्वायर, इतना, ठीक है। तो अब हमारे पास दो फील्ड हो गया, है ना, कौन कौन, तो एक फील्ड हो गया अलोंग OC और एक फील्ड हो गया अलोंग OD, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर कह देता हूँ अलोंग OD, ओके। और इसमें मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, अलोंग OC, अलोंग OC, ठीक है, यस। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा दोनों का, ये हमें निकालना है ना। चलिए तो अब इसको मैं मिटाऊं, चलिए तो इसको भी मैं मिटाऊं, लेकिन मिटाने से पहले, हाँ मिटाने से पहले मैं टोटल फील्ड यहाँ पर कितना हो रहा है ये मैं देख लूं। टोटल फील्ड के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे, नहीं तो देयरफॉर टोटल फील्ड यहाँ पर पहले मैं कैलकुलेट करूँ, टोटल फील्ड अलोंग OC इक्वल टू 2 टाइम्स 4K Q बाई D स्क्वायर,
ठीक है, टोटल फील्ड ये हुआ। और उसमें भी therefore टोटल फील्ड along OD, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 4KQ/d², इतना, ठीक है। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो जब रिजल्टेंट निकालना है तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। एक फील्ड है हमारा इस डायरेक्शन में और एक फील्ड है हमारा इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये E1 हो गया, मान लीजिए इसको E1, कितना मानिएगा, इसको मान लीजिए E1, ठीक है से, और तब ये हो जाएगा E2, कितना हो जाएगा E2। तो अब ये E1 हो गया और ये E2 हो गया, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना, एंगल तो वही होगा जो ये दोनों डायगोनल के बीच का एंगल है, और ये कितना एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल कितना रहेगा 90, थीटा इक्वल टू 90। अब उस पर हमारे पास रिजल्टेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा कि देयरफॉर E इक्वल टू √E1² प्लस E2², है ना। यस, तो अब हम E1² प्लस E2² को हम निकालना चाहेंगे। तो हमारे पास इसका स्क्वायर और प्लस उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो क्या मैं इसे इरेज करूं, चलिए ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, है ना। यस, इतना स्पेस हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये D पॉइंट था, D पॉइंट, और यहाँ पर -Q चार्ज था, ठीक है। चलिए, तो नाउ देयरफॉर द रिजल्टेंट फील्ड एट O कितना हो जाएगा, E इक्वल टू, वहां पर वैल्यू लिखिएगा, ठीक है। तो 4 2 जा 8KQ/d² इसका स्क्वायर, और प्लस वो भी 8KQ/d² इसका स्क्वायर, ओके। तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो इसको आउट कर लीजिए, 8KQ/d², है ना, और √2, ये हो गया फील्ड, ठीक है, ये हो गया फील्ड। तो चलिए, अब आपने लिख लिया, चलिए लिख लिया तो ठीक है। अब अपना काम एक तो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हो गया। अब पोटेंशियल की बात आई, ठीक है, तो पोटेंशियल पर हम लोग वर्क करेंगे। चलिए, तब तक मैं देखता हूँ, आप लोग लिखिए जल्दी फटाफट। चलिए ठीक है, ओके, इतना तो आपने लिख लिया। अब ये हो गया मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फील्ड का, किस डायरेक्शन पर जाएगा। डायरेक्शन जाने के लिए देख लीजिए, जो इधर है और इधर है, तो इससे पैरेललोग्राम तैयार करेंगे, तो वो पैरेललोग्राम भी स्क्वायर ही होगा, इस स्क्वायर के डायगोनल की तरफ ये रिजल्टेंट जाएगा E, ठीक है, देख रहे हैं जी, लिखा, ठीक है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट है। तो अब इसका रिजल्टेंट में मैं दे देता हूं along at angle of 45 डिग्री फ्रॉम, कहां से, E1 से, मान लीजिए यहां से, फ्रॉम E1, ठीक है, E1 से 45 डिग्री एंगल पर। तो चलिए, ये फील्ड तो आपने निकाल लिया, क्या इसमें फील्ड नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि विल द इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर बी द सेम इन द टू कॉन्फ़िगरेशंस। दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में सेंटर पर फील्ड सेम ही होगा। तो इस कंडीशन में हम फील्ड निकालना चाहें तो इसके लिए भी हम वही प्रोसेस लेंगे जो इसमें लिए, यही ना लेंगे। तो इसमें हम अगर वही प्रोसेस लेंगे तो उतना लिखना जरूरी है नहीं, उतना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इंडिकेट तो कर सकता हूं, ठीक है, रीजन तो दे सकता हूं। तो रीजन यहाँ पर पहले इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया है, ओके। तो अब आइए और यहाँ पर ये लीजिए, ये अब इरेज में कर देता हूं, ठीक है। तो अब आइए, अब now and in figure 2
2। यहाँ पर इस चार्ज जो है Q, उसकी वजह से सेंटर से पहले मिलाने के लिए यस को मिलाइए और इसको मिलाइए, ठीक है, यस ऐसे मिलाइए, ठीक है, तो यस ये मिला, ओके। अब ये पॉइंट सेंटर हो गया ओ डैश, है ना, ठीक है, वो हो गया यहाँ पर। तो दो तरह से रखा हमने। तो अब इसका फील्ड यहाँ पर किस तरफ बनेगा, इस तरफ, डायगोनली ओवर सी की तरफ। और इस चार्ज का जो कि पॉजिटिव है ये भी, इस चार्ज का फील्ड बनेगा ऊपर, तो किस तरफ, अब इस बार को बनेगा इस तरफ, नहीं, यस, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो उस केस में यहाँ पर इन दोनों का इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वैल्यू तो इक्वल रहेगा, क्यू ए भी है, क्यू ए भी है, डिस्टेंस जितना ओ से सी का है उतना ही डिस्टेंस ओ से ए का है ना। तो यहाँ पर लीजिए नाउ इन फिगर 2, द इलेक्ट्रिक फील्ड at O due to the charges at A and C कितना है, इक्वल टू 0, है ना। रिजल्ट दे दीजिए, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, 0 हो गया। तो अब आइए इस B और D पर जो चार्जेस हैं, इसकी वजह से फील्ड यहाँ पर जो होगा वो किधर होगा, तो इस चार्ज की वजह से जो यहाँ पर फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में, और इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में, है ना। नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइन को अपनी तरफ करता है, ठीक है, अपनी तरफ लाता है। तो इसलिए लाइकवाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड at O due to the charges at B and D equal to 0। तो अब इस केस में तो फील्ड ही नहीं बन रहा है ना, इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से 0 और इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से 0। तो यहाँ पर फील्ड क्या बनेगा, O पर कुछ नहीं, 0 का रिजल्टेंट भी 0। तो अब मैं इसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। Therefore total E field at O equal to 0, है ना। चलिए, तो अब आपका ये आंसर हो गया। अब आप आंसर होगा तो कैसे, आपको ये पूछ रहा है कि will the electric field, दूसरा पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center of the square be the same। जी, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में, इन द टू कॉन्फ़िगरेशंस, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ सेंटर पर और यहाँ सेंटर पर फील्ड सेम है, नहीं। आपने देखा वहां पर नन 0 था, पहले वाले फिगर में नन 0 और दूसरे वाले फिगर में 0। तो अब आप कह सकते हैं कि therefore E field in the two configurations are not the same, है ना। ये हुआ पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। अब पोटेंशियल पर चलते हैं, तो अब इसको मैं ऊपर से मिटा दूं, आप लिख रहे हैं, ठीक। तो अब मैं इसको भी मिटाता हूँ, इरेज करता हूँ, और ये मिट गया, ठीक है। चलिए, और ये रहा, ठीक है। तो अब मैं इसे भी इरेज कर दूं, चलिए इसको भी मैं इरेज ही कर देता हूं। फाइनली हमारे पास स्पेस बढ़ गया, है ना। नाउ अब पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन फिगर 1 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम निकालना चाहें तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा,
J the electric potential at O due to the charges at A and C। वही स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो VA लिखते हैं, A पर जो चार्ज है उसकी वजह से, तो VA, और तब लिखेंगे KQ बाय OA को हाफ डायगोनल लिए थे ना, यस। तो अब इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, तो हाफ डायगोनल। तो OA जो है डायगोनल को D लिए थे, डायगोनल D था, तो D का हाफ, यानी कि आप कह सकते हैं ट्वाइस टाइम्स KQ बाय D, ठीक है। अब उसके बाद एंड VC अगर लेना चाहें पोटेंशियल, तो उसमें लिखेंगे K टाइम्स माइनस Q बाय, ठीक है। यहाँ पर भी 2 करके D कर लीजिए, आपको रिजल्ट तो हो जाएगा, सिर्फ चार्ज ही नहीं बदल रहा है, माइनस Q हो गया, अब प्लस Q यहाँ था, तो ये चार्ज बदल रहा है। अब टोटल पोटेंशियल वहां पर इन दोनों चार्ज की वजह से क्या होगा, therefore total potential at, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एट O due to the charges at A and C कितना हो जाएगा, तो आप इसको मान लीजिए V1 है ना, अच्छा ठीक है, V1 बाद में लिखेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ट्वाइस KQ बाय D और प्लस माइनस ट्वाइस KQ बाय D, ये ना जी, ये माइनस बाहर आएगा, ठीक है। तो अब ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। अब उसी तरह से आप इस फिगर में 2 में भी आइए और इस पर डिस्कस कीजिए। तो अब हम लिखते हैं इन फिगर 2 एंड सॉरी इन फिगर 2 नहीं, अभी इन दोनों पर जो चार्ज है उसकी वजह से नहीं निकला है, तो ठीक है, हम लाइकवाइज कर देंगे, लाइकवाइज द potential at O due to the charges at B and D कितना हो जाएगा, वो भी 0, और जब वो भी 0 हो जाएगा तो इसलिए therefore the resultant potential कितना हो जाएगा, resultant potential at O equal to 0 plus 0 that is 0। तो इस केस में पोटेंशियल 0 हो गया, दोनों ही में, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में, फिगर 1 में जो कॉन्फ़िगरेशन है और फिगर 2 में जो कॉन्फ़िगरेशन है, पोटेंशियल इसमें, सॉरी अभी ये सिर्फ फिगर 1 का बनाया है ना, फिगर 2 का नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इस फिगर में पोटेंशियल 0 हो गया, तो क्या इसमें भी 0 हो रहा है, अब हमें ये देखना है। तो नाउ अब इसको इरेज कर दें, ठीक, तो ये आइए यहाँ से इरेज कर दिया मैंने, यस यस यस। नाउ इन फिगर 2 में, तो अब A पर जो चार्ज है और C पर चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, और उसी तरह से दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर पोटेंशियल बनेगा, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएगा, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, अपोजिट होने का देखने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at O due to the charges at A and C इक्वल टू, तो A की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो लिखा जाएगा KQ बाय
हाफ डी यहाँ से, तो हाफ डी का मतलब ट्वाइस के यहाँ पर डी आएगा, ठीक है। और उतना ही इसका भी होगा, इसका भी पोटेंशियल इतना ही, तो फिर इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या लिख दें, चलिए मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है, समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो अब इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, तो अब ये आएगा 2 2 जा 4 के क्यूब बाई डी, ठीक है। आइए अब उसके बाद आप जान लीजिए कि जब इन दोनों का पोटेंशियल यहाँ पर ये आया, तो इन दोनों की वजह से भी पोटेंशियल वहां पर उतना ही आएगा। तो लाइकवाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at O due to the charges at B and D कितना हो जाएगा, तो होगा तो उतना ही, बट इन दोनों जगहों पर चार्ज जो है वो नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव देख रहे हैं और यहाँ भी नेगेटिव देख रहे हैं, इन दोनों पर चार्ज नेगेटिव है, तो वैल्यू यही लिखेंगे लेकिन साइन कर देंगे -4 के क्यू बाई डी। अब देखिए इन दोनों चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल इतना है और इन दोनों चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल था वो इतना है, तो अब दोनों का सम कितना होगा, इसमें तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं कि हम इसको वेक्टर फॉर्मूले से रिजल्टेंट निकालें, तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at O due to all the four charges इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4k क्यू बाई डी माइनस 4k क्यू बाई डी, है ना, ये अब ये कैंसिल और इस तरह से ये 0। तो क्या फिगर 1 में जो पोटेंशियल था वही पोटेंशियल फिगर 2 में भी आया है। फिगर 1 में पोटेंशियल क्या था, फिगर 1 में पोटेंशियल जो था वो भी 0 ही था, है ना, वो भी 0 ही था, क्योंकि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल 0 हो रहा था, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल 0 हो रहा था, तो 0 और 0 का सम भी 0 हो रहा था, और यहाँ भी पोटेंशियल 0 आ रहा है, तो दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल कुछ नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में था 0 नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दोनों में नहीं था, वो था नॉन 0, तो डिफरेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर सेम हो जाएगा पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक potential is the same in the two configurations, ठीक है। निकाल नंबर 3, दिस इज द मीनिंग। चलिए अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा, यहाँ पर स्पेस है उसी के जरिए, ठीक है। तो नाउ आप लिख रहे हैं, लिखिए, लेकिन जल्दी लिखिए, मैं तब तक पढ़ रहा हूँ, है ना। ये 2 प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, 10, ठीक है। और इस प्लेट x और y पर पॉइंट 2 पॉइंट है, x और y प्लेट A पर, और प्लेट B पर एक पॉइंट है सिंगल Z। प्लेट B को अर्थ किया गया है, लेकिन पॉइंट प्लेट A को पोटेंशियल दिया गया है कितना, 10 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल इसको दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, VA, है ना, VA इक्वल टू 10 वोल्ट, और इसको अर्थ किया गया है, इसका मतलब VB इक्वल टू 0, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लीजिए VA इक्वल टू 10 वोल्ट एंड VB इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स y एंड z, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल यहाँ दिया गया है और यहाँ पोटेंशियल नहीं दिया गया है, तो ये पॉजिटिव है ना, तो इधर से पॉजिटिव डायरेक्शन से, है ना, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड बनता है। तो अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये जरूर ही पॉजिटिव चार्ज दे करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये फील्ड जो बनेगा वो इधर से इधर बनेगा, ठीक है, फील्ड इधर से इधर बनेगा। Therefore, the electric field is along
द पॉइंट्स वाई जेड, वाई से जेड की तरफ होगा, है ना। एक रीजन और भी है, पोटेंशियल बी का 0 है और पोटेंशियल ए का 10 है, तो पोटेंशियल ड्रॉप किधर है, ए से बी की तरफ, है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप जिधर होता है उसका नेगेटिव सेंस में फील्ड लेते हैं, ठीक है। आप जानते हैं ना, अदर रीजन आप जानते हैं E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये डी वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल अगर A से B तक लाते हैं तो B के पोटेंशियल को माइनस करना पड़ेगा A के पोटेंशियल जी, B के पोटेंशियल में माइनस करना पड़ेगा A का पोटेंशियल। तो ये 0 है ना, और ये 10 है, तो 0 माइनस 10 करेंगे तो क्या होगा, माइनस 10, माइनस का माइनस E, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से फील्ड होगा A से B की तरफ, है ना, Y से Z की तरफ। चलिए, तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। नाउ मिटा सकता हूँ, इरेज कर सकता हूँ, ठीक। चलिए, तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट आपके पास है कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रो कूलम फ्रॉम पॉइंट x टू पॉइंट y। x से y तक, यहाँ x से y तक जो चार्ज मूव कराया जा रहा है उसमें कितना वर्क डन होगा। तो दूसरे पार्ट के लिए, फॉर पार्ट 2, एज द चार्ज moves from x to y, है ना, x to y, लेकिन which are equal potential, है ना, which are equal potential कर लीजिए। क्यों इक्वी पोटेंशियल है, याद है, इक्वी पोटेंशियल इसलिए कि दोनों पॉइंट बीइंग ऑन द सेम प्लेट ए, दोनों ही एक ही पॉइंट पर हैं, प्लेट ए पर हैं, तो इसलिए दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो सेम पॉइंट पर, सेम पोटेंशियल पर वर्क होगा नहीं, वर्क तो तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंट हो, यानी डिफरेंस इन पोटेंशियल हो। यस, तो देयरफॉर वर्क डन इज 0। देयरफॉर वर्क डन x टू y में कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, नो वर्क डन। तो ये हो गया कंप्लीट आंसर, ठीक है। जो भी था क्वेश्चन ही था लॉन्गर।